हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन का ये हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित बचे हुए प्रावधानों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले धारा नंबर 12, यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्य क्या हैं। पिछले वीडियो में हम इन दोनों की चर्चा कर चुके हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनको हटाने का प्रावधान किस प्रकार का है, इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इनके कार्य क्या हैं। तो इनके कार्य बिल्कुल जैसे नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित या ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से संबंधित जो शिकायत होंगे इनकी जांच करने का काम होगा। अगर किसी न्यायालय में लंबित मामले हैं, उन मामलों में मध्यस्थता करने का काम कर सकते हैं। तीसरा है कि कोई ऐसा स्थान जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने की संभावना रहती है, जैसे कि जेल हो गए, कारागार हो गए, जहाँ पे कैदियों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत आम है, उन जगहों का निरीक्षण करना। जेल मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, उन्हें ऐसा कोई भी जगह अगर मालूम पड़ता है, उनके संज्ञान में आता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तो उन जगहों का निरीक्षण करना। साथ ही अपने किसी पुराने निर्णय का पुनर्विलोकन करना भी इनका कार्य है। अगर इनको कुछ उपाय मांगे गए हैं सरकार के द्वारा, तो उन उपायों की सिफारिश करना भी इनके कार्य हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को कम करने या मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए अगर इनसे कुछ उपाय सजेस्ट किए मांगे गए थे सरकार के द्वारा, तो उन उपायों को प्रदान करना, सिफारिश करना भी इनके कार्य हैं। साथ ही ह्यूमन राइट्स से संबंधित अनुसंधान करना, इनके बारे में जागरूकता फैलाना और ह्यूमन राइट्स को प्रोत्साहन देना, समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना और इनको प्रोत्साहित करना भी इनके कुछ सामान्य कार्यों में गिना जाता है। ठीक है, इन सभी का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? धारा नंबर 12 में। अगला है जांच की शक्ति। जांच की शक्ति का मतलब है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये किस प्रकार के जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं। समन करने का मतलब है कि वे उनको हाजिर होने के लिए, किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक दस्तावेज भेज सकते हैं, समन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर उन्होंने कोई दस्तावेज सबमिट किया है, तो उन दस्तावेजों को उचित स्थान पे प्रस्तुत करना। जैसे कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा था और वो डॉक्यूमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा जाता है किसी निर्णय को देने के लिए, तो उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना। साथ ही जो फरियादी है या जो अपराधी हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज कलेक्ट करना, ये सारी शक्तियां हैं कि इनके पास में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। मतलब किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना, मतलब ये किसी फरियादी से या किसी अपराधी से, दोनों से ही किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। साथ ही उन दस्तावेजों को किसी कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला इनका शक्ति है शपथ पत्रों पर साक्ष्य। शपथ पत्र अगर किसी व्यक्ति ने सबमिट किए हैं, तो उनको वेरीफाई करके ये सुनिश्चित करना कि इनको साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता, इस चीज़ की जांच करना भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला है अभिलेख। किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि मंगाना भी इनकी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आया हुआ था या किसी दूसरे कार्यालय से कोई केस सेटल हुआ था, उस सेटलमेंट के संबंधित अभिलेख भी ये प्राप्त कर सकते हैं। अगला है किसी प्रकार के कमीशन का गठन करना। किसी विशेष मामले में अगर जांच के लिए कुछ लोगों का समूह या समिति गठन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो
ऐसा समिति या ऐसा कमीशन गठित करने की शक्ति भी किसके पास में है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा जो बचे हुए धाराएं हैं उनमें आप सिंपली ये देख सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो धारा नंबर 14 में बताया गया है अन्वेषण की शक्ति के बारे में। अन्वेषण मतलब इंस्पेक्शन की शक्ति, ये किसी जगह को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगला है सुनवाई की शक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के जाता है तो उनकी सुनवाई की जाएगी यहाँ पे। ये शक्ति भी किसमें दिया गया है? धारा नंबर 16 में। धारा 17 में बताया गया है शिकायतों की जांच की प्रक्रिया, जांच किस प्रकार से संपन्न की जाएगी उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर डिटेल्ड तरीके से बताई गई है। धारा 18 में बताया गया है जांच के दौरान या जांच के पश्चात किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पे 18 में की गई है। धारा नंबर 19 में बताया गया है कि जो सशस्त्र बलों से संबंधित केस आते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिप्लॉय किए जाते हैं, कई बार ऐसी खबरें सुनने को आती हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को गोली मार दिया और बाद में पता चला कि वो व्यक्ति अपराधी था ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, इस कंडीशन में सशस्त्र बलों के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई होगी या उस कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है धारा नंबर 19 में। धारा नंबर 20 में बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे और किसको सौंपेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार की रिपोर्ट बनाते हैं, एक है वार्षिक रिपोर्ट और किसी मामले पर अगर विशेष रिपोर्ट इनको मांगा जाता है तो उस मामले से संबंधित रिपोर्ट। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट में ये अपने साल भर का कार्यकाल कामों का लेखा जोखा सौंपेंगे और विशेष रिपोर्ट मतलब किसी विशेष केस से संबंधित, कोई विशेष केस आया इनके पास, उससे संबंधित रिपोर्ट अगर इनसे मांगा जाता है तो उसको भी सौंपा जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। धारा नंबर 30 में बताया गया है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में। ठीक है, इस न्यायालय का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा या इसमें सुनवाई किस तरीके की होगी, जो न्यायाधीश होंगे उनके पास किस प्रकार की शक्तियाँ होंगी, इन सभी की व्याख्या की गई है धारा नंबर 30 में। ठीक, तो राज्य सरकार जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक अधिसूचना जारी करेगा और मानवाधिकार का जो वायलेशन है, इनसे संबंधित जो भी अपराध हैं, इसके लिए हर एक जिले में कोई सेशन कोर्ट को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। अगर जो वादी है या जो पीड़ित व्यक्ति है इनके कह सकते हैं कि इनके डिसीजन से खुश नहीं है तो फिर वो ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक, अगला है धारा नंबर 31। यहाँ पे बताया गया है विशेष लोक अभियोजक के बारे में। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं कई जो दूसरे हम कानून की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं जहाँ पे विशेष लोक अभियोजक जैसे सामान्य बिंदुओं पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे विशेष लोक अभियोजक का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पद है जिसको कि नियुक्त किया जाएगा, जिसमें नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा, इसको हम कह रहे हैं विशेष लोक अभियोजक। और ये जो विशेष लोक अभियोजक है, इसके लिए कंडीशन क्या है? इसकी योग्यता होनी चाहिए कि कम से कम 7 वर्ष तक ये एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो। ठीक है, तो कानून का जानकार व्यक्ति को ही यहाँ पे विशेष लोक अभियोजक के रूप में सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने मानवाधिकारों से संबंधित नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा कंप्लीट किया है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी पिछले मेंस में मतलब CGPSC में मुख्य परीक्षा 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गठन, इनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और आयोग के कृत्य
तथा शक्तियों का वर्णन करें। यह 15 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें इतने सारे डायमेंशंस को पूछा गया था। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में पूछा गया था कि इसका गठन किस प्रकार से होता है, अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, सदस्य कौन हो सकते हैं, किस प्रकार इनकी नियुक्ति होती है, इनके कार्य क्या क्या हैं और इनकी शक्तियाँ क्या हैं। इन सभी को 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना करके पूछा गया था। ठीक है, साथ ही इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एक बार 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है और कौन करता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। ठीक है, तो इनको 2 नंबर 4 नंबर में तो पूछा ही गया है, एक बार हमको ये सीधा 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानवाधिकार संरक्षण आयोग केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी इनको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। और इस पूरे अधिनियम में मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को हमने जितने रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से था उस डेप्थ में हमने इसको कवर किया है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नए टॉपिक के साथ अपना सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम है, घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम 2005, इसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।